नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। ये द ललन टॉप का सिखावन भरा और समृद्ध कार्यक्रम है किताब वाला, जिसमें हम किताब पढ़ते हैं और उस पर अपने मेहमान, अपने ऑथर से उन्हें इनवाइट करते हैं और उनके संग इस पर बातचीत करते हैं। किताबों से आपका मैत्रीपूर्ण संबंध बचा व बना रहे, यही इसका उद्देश्य है। और इस हफ्ते हमने एक नई किताब पढ़ी। हमारी आज की किताब है वेस्टलैंड पब्लिकेशन से आई हु मूव्ड माई वोट, डिगिंग थ्रू इंडियन इलेक्टोरल डाटा। ये अंग्रेजी में किताब आई है। इसके लेखक है युगांग गोयल और अरुण कुमार कौशिक जी। ये किताब, जब भारतीय चुनावों की बात होती है तो हेडलाइन से गुजर जाती है, इनकी सरकार बनी, ये हारे, ये इतने मार्जिन रहा, और ये इस तरह की मंथन चल रहा है। ये किताब उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और बंगाल के इलेक्टोरल डाटा को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर छापता है, उस पर चर्चा करती है। उसके भीतर की जो जटिलताएं हैं उनको सामने लाती है। साथ ही जो भारत की चुनावी प्रक्रिया में जो समस्याएं हैं, 7 चैप्टरों से बनी ये किताब है, उस पर भी ये किताब बात करती है कि कैसे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें सबसे अधिक जिसको वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतते हैं, या जो और भी हमारे जो खर्चे की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या हैं, उस पर एक किताब बात करती है। तो आज हमने अरुण कुमार जी को इसी कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में अरुण कुमार कौशिक जी हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, और बहुत बहुत आभार आपका। मेरी माँ के शहर भरतपुर में कहावत है कि जीमण जाओ तो धाप कराओ, यानी अगर आप कहीं खाना खाने जाएं तो मन भर पेट भर रुचिकर आना चाहिए। और बीते इतवार शनिवार में आपकी किताब में ऐसे ही महव हो रहा। शुक्रिया, आपने किताब लिखी। अरुण कुमार कौशिक जी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है, 3 जगह से पीएचडी है, और साथ ही ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर भी अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो अरुण जी, हु मूव्ड माई वोट, इस किताब के जन्मने की प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूँ कि इस किताब के आश्रय आप जब भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब भारतीय लोकतंत्र पर बहुत सारी कमेंट्रीज आती रहती हैं अखबारों के आश्रय से, किताबों के आश्रय से, तो फिर इस नई किताब की आवश्यकता क्यों कर पड़ी? धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। तो देखिए, मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा। तो मेरी जो डिग्री है वो बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमफिल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पीएचडी इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स रही है। तो इर्द गिर्द मैं इकोनॉमिक्स के घुमा हूँ ज़्यादातर आज तक। लेकिन मेरा एक एमफिल के दौरान मेरे प्रोफेसर थे रूपेन पाल, जो मुंबई में पढ़ाते हैं, अभी वो प्रोफेसर हैं वहाँ पर। तो उन्होंने जब ये सब्जेक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे को थीसिस लिखनी थी अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, तो मैंने क्या किया, जो उसका इकोनॉमिक साइड है उसको सर्च किया। मैंने ये देखने की कोशिश की कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है उसकी वजह से क्या स्टेट्स जो ट्रांसफ़र करती हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो ट्रांसफ़र जो करती है वो उसके बेसिस पे करती है कि नहीं करती है, कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लगेगा डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो ये मेरा एक विचार था। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए गया, मैं कुछ और एरिया पे काम करने लगा, बट मेरा जो रुचि थी वो काफ़ी लगी रही इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो मैंने डेटा पे काम करने की कोशिश की वो था हमारा लोकसभा का डेटा। तो लोकसभा के डेटा पे मैंने और प्रोफेसर रूपेन पाल ने एक कंबाइंड पेपर लिखा था, जिसको काफ़ी अच्छे से रिसीव किया गया ईपीडब्ल्यू में। तो उसके बाद में फिर युगांग गोयल मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और हमने डिसाइड किया कि ये एरिया है, इस पे हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, वो था कि जो वोट्स और सीट्स का जो डिफरेंस है ये बहुत स्टार्किंग है। एक तरीके से मैं आपको संक्षेप में बोलूं तो इंडियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा सीट्स किस पार्टी की आपके लोकसभा के अंदर है, लेकिन क्या वो सपोर्ट वोटर्स का भी उतना ही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 70% सीट्स कोई पार्टी लेके आती है पार्लियामेंट में, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके जो वोट्स हैं वो तो खाली 40% है। 40% का मतलब ये हुआ कि 60% लोगों ने तो उसको वोट ही नहीं किया।
तो जो प्रेफरेंसेस हैं लोगों की, वोटर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, क्या वो एग्रीगेशन में ट्रांसलेट हो पा रही हैं कि नहीं? मतलब वो पूर्ण बदल रही हैं कि नहीं? हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम लोग सब लोग मिलके, मतलब सबका क्या मतलब हुआ? सबका मतलब हुआ हमने सबकी अपनी प्रेफरेंसेस जोड़ी, और जोड़ने के बाद क्या वही प्रेफरेंस बन रही है जो पार्लियामेंट में आ रही है? तो यहाँ पर देखा हमने बहुत बड़ा गैप है। तो 30% वोटर जो ऐसे थे जिन्होंने वोट किया किसी एक पार्टी के लिए, नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, फिर भी वो पार्टी रूल कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार शुरू हुआ है, 1950 से ये चल रहा है। जब से पहले इलेक्शंस हुए तब भी हम ये देख पा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सब लोग कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। इवन इफ जो नैरेटिव है वो ये है कि कांग्रेस हमेशा से बहुत पावरफुल थी, बट अगर आप डेटा को देखें, रजनी कोठारी, हाँ, अगर आप जो डेटा को डीपली देखें तो इंडिपेंडेंट्स बहुत पावरफुल लोग थे। जो फर्स्ट और सेकंड इलेक्शंस में आप इंडिपेंडेंट्स का वो देखिए तो अराउंड 20% वो लोग जो स्वतंत्र रूप से चुनाव तो जो लोग, क्योंकि बात क्या थी कि इंडिविजुअल लीडर्स थे जो स्प्रेड थे पूरे एरिया में। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, जिसको हम बोलेंगे कि ये जो अंतर है वोट शेयर और सीट शेयर का, इसकी वजह से आप समझ पाते हो कि जो वोटर है जिसने कुछ चाहा था और कुछ नहीं हुआ, एक रिप्रेजेंटेटिव वोटर के बारे में हम सोचे, तो ये जो फर्क है, इसी फर्क को समझने के लिए हमने एक किताब के बारे में सोचा जिसका नाम है हु मूव्ड माय वोट। इस किताब में, जब आप इस किताब की जन्मने की प्रक्रिया बता रहे थे, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक किस्सा बताया है, तो वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि इस किताब का और अल्बर्ट आइंस्टाइन के उस पेपर का दोनों में क्या आपने समझ में पाया? जी, तो ये किस्सा इस प्रकार है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपने पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर बनाने को कहा अपने जूनियर को, और बोला कि आप जो पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर है, सेम पेपर आप दे दीजिए आगे। उन्होंने बोला कि लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम है तो सब लोग वही लिख देंगे। कहते नहीं, क्वेश्चंस सेम है लेकिन आंसर्स बदल चुके हैं। एंड यही वजह है कि मतलब महाकाव्य लिखे जा चुके हैं और लिखे जाते रहेंगे। ये किताब लिखने का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जब हम कुछ ऐसी चीजें जिसको हम एक फुटनोट बना देते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये तो है ही, ये तो बेसिक है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बारे में बात ना करने की बजाय ज्यादातर जो कमेंट्री हुई है, स्पेशली पॉलिटिकल पंडित की तरफ से, वो ज्यादातर इसके ऊपर फोकस्ड नहीं रही है। ये भी आज के दिन भी देखें हम तो ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। तो ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम है, सब लोग बात डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, लेकिन जो उसके आंसर्स है वो बदलते जा रहे हैं। आपने इस किताब में जो मूल तर्क है वो ये है कि चुनाव की जो सेफोलॉजी है, या जो भारतीय लोकतंत्र या संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके बरक्स आपने ये बताया है कि यहाँ पर कई तरह की जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, उनमें खामियां हैं। तो अगर आप दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए 5 पॉइंट में, 3 पॉइंट में अगर बता सकें कि क्या मोटी माटी खामी आपकी शोध की, आपकी रिसर्च के दौरान आई, जो आपको लगता है कि भारतीय चुनावी प्रक्रिया में वो खामियां हैं? देखिए, ये जस्ट भारतीय प्रक्रिया की नहीं, ये उन सब देशों में जहां पर भी जो ये सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम, जो ब्रिटिश एक पॉपुलर सिस्टम था, जो कि मोस्ट कॉलोनीज ने अडॉप्ट किया एज इट इज, ये उस सिस्टम की खामी है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या फिर ये कहें कि आप शायद ट्रांसलेट ज़्यादा आसानी से कर पाए कि इट इज़ नॉट मेजॉरिटी, दैट मीन्स इट इज़ द प्लूरैलिटी। इसका अर्थ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है जिसमें, जैसे कि छात्र संघ से चुनाव से लेकर के सांसदीय के चुनाव तक उसकी वो प्रक्रिया रहती है, जिसमें जिसको भी एक वोट भी ज़्यादा आता है, यानी किसी को 49 पड़े, किसी को 51 पड़े, तो वो चुनाव जीतते हैं। तो ये FPTP की प्रक्रिया है। तो ये जो मेजॉरिटी, और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं जीतती। मेजॉरिटी का अर्थ मतलब होगा कि टोटल अगर 100 वोट्स हैं तो आपको जीतने के लिए 51 चाहिए, या फिर 50 प्लस समथिंग, है ना। तो ये 51 वोट्स अगर आपको मिलते हैं तो मेजॉरिटी है, नहीं तो नहीं। अब आप इंडियन सिस्टम को देखिए, अगर आप देखिए कि बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मानिए 100 इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने खुद जब डेटा कन्वर्ट किया तो मैंने देखा 300 लोग भी एक सीट्स के लिए लड़ रहे हैं कहीं कहीं। तो जब वो लोग लड़ रहे हैं तो सोचिए कि जो हाईएस्ट वोट्स किसी को मिले हैं वो हुए 15%, और सेकंड बेस्ट हुआ लेटर से 14%। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो विनर है वो सब कुछ लेके जा रहा है। तो 15% वोट्स के साथ में इंसान जीत सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जबकि 85% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। 85% लोग उसको नहीं चाहते।
तो ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, इसके अंदर एक बेसिक ये फीचर होता है और एक तरीके का ब्लैक बॉक्स है। उस ब्लैक बॉक्स में आपने एक सिस्टम चलाया, रिजल्ट निकल के आया, कभी अच्छा आया कभी नहीं अच्छा आया। गुजरात के इलेक्शन फॉर एग्जांपल, जो लास्ट इलेक्शन थे, अगर वहां पर हमने इस किताब के अंदर एक चीज यूज करी है, जिस एक इंडिकेटर है कि वोट शेयर और सीट शेयर का जो डिफरेंस है पार्टी वाइज, उसके बेसिस पे हमने एक नंबर निकाला जिससे पता लगा कि कितना फर्क है। तो जो लास्ट इलेक्शन था उसमें फर्क मात्र 4% था, इस बार वो 27% है। या वोट शेयर की बात कर रहे हैं? मैं इस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ जिसमें फर्क बता, एक ऐसा इंडिकेटर है कि जब ये इंडिकेटर ज्यादा होता है इसका मतलब बहुत ज्यादा फर्क है वोट्स और सीट्स पे। जैसे कि आप देखिए आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा वोट शेयर है, 13-14% निकल के आया, लेकिन उसको सीट्स कितनी मिली? मात्र 5। कांग्रेस का भी वोट शेयर बहुत हाई एज कंपेयर टू कि उसको मिला क्या, सीट्स क्या मिली है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की क्वालिटी ऑफ विक्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखें तो बहुत फर्क है सीट्स और वोट्स में। यानी वोट शेयर अलग जा रहा है और उसकी सीट शेयरिंग अलग है जी। और ज्यादातर ये होता है जो विनर होता है, क्योंकि विनर बाय डेफिनेशन वो विनर है, तो ये उसके फेवर में ही जाता है। ठीक, एक इसमें बात समझनी थी, क्या कोई जब हमारा संविधान बन रहा था या ये देश जब अपनी आज़ादी के बाद एक नए स्वरूप में जा रहा था, क्या उस दौरान कोई संवैधानिक बहस हो रही है कि आप इस सिस्टम से नहीं दूसरे प्रोपोर्शनल सिस्टम से आप जाएं, या और तरीके के जो प्रक्रियाएं हैं, उपक्रम हैं, उन पर विचार किया गया था? जी देखिए, हमारी किताब के अंदर जो लास्ट के कुछ चैप्टर है उसमें इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इसको बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव है। मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से आज़ादी के बाद में हमारे जो फोर फादर्स थे और हमारे पूर्वज जिसे बोले, जो लोग सब बैठ के ये सब सोच रहे थे कि भविष्य क्या होगा देश का, तो उन लोगों ने जो डिबेट्स करी है आप देखेंगे तो उनका रेलेवेंस आज भी उतना ही है। जैसे कि उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं, एक जो सबसे मेन नाम मुझे याद आता है टीके शाह। ये जो शाह साहब थे, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़े थे और इनका रैंक सेकंड था। तो राजेंद्र प्रसाद जीत गए थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट बने, और ये रनर अप थे। तो इनका ये कहना था कि जो प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब होता है कि जितना वोट्स उतनी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यानी जिसकी जितनी आबादी है उतने हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व भी हो। जी। जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस लाइन पे जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी और तरह की पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रही हो। तो ये जो सवाल है कि कौन किसको वोट कर रहा है, ये किसी धर्म के बेस पे नहीं है। ये बात है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी प्रेफरेंस क्या है। तो जितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की अगर बोलिए कांग्रेस को चाहती है 37, तो उसका रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होना चाहिए करीब करीब। और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो जो टीके शाह थे वो उसके फेवर में थे कि जो हमारा इलेक्शन होना चाहिए वो एक इंडिविजुअल इलेक्शन होना चाहिए, कि एक लीडर एग्जीक्यूटिव जो है उसका इलेक्शन होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से अलग हो, जैसे कि यूएस का सिस्टम होता है उसके जैसा होना चाहिए। जो सवाल आज जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं इस किताब के आश्रय, वो उस वक्त भी हमारे पुरखों के बैक ऑफ द माइंड था, उस पर विचार कर रहे थे। जी। शशि थरूर फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्योंकि हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है शायद हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या उसके रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है। चुनाव की जो प्रक्रिया आज है उससे इतर हम प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व, उस पर बात करें। हाँ, उसके कई मेथड है जी। हाँ, वो ऑब्वियसली कई सारे, इसका वो एक चर्चा का वो है विषय है कि कौन सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं करने के लिए जिससे हम ये काम कर सकते हैं। जर्मन सिस्टम है। एक सवाल मेरा आपकी किताब पर था। आपकी किताब का एक चैप्टर है द राइज ऑफ बीजेपी। अगर अरुण जी मैं आपसे पूछूं हमारे दर्शकों के लिए कि भाजपा के उत्थान का सबसे बड़ा कारण, या अगर इसको थोड़ा आसान करूं आपके लिए कि कुछ बड़े कारणों में से एक आपके हिसाब से, जो आपने इलेक्टोरल डाटा की स्टडी करी है उसके हिसाब से क्या निकल कर आएगा, अगर मुझे 3 पॉइंटर्स 5 पॉइंटर्स में समझना चाहें तो?
देखिए देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं एक डेटा को समझने की कोशिश करूँ, इलेक्शन रिजल्ट क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जैसे हम कोई सर्वे है कि जर्नलिस्ट लोग क्या कह रहे हैं या सर्वे हो रहा है तो उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, उस पर विश्वास करें कि इस पे विश्वास करें जो लोगों ने एग्जैक्टली किया है। इसे हम अर्थशास्त्र में बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस। तो जब लोगों ने अपनी एक प्रेफरेंस रिवील करी इन टर्म्स ऑफ वोट्स और सीट्स तो नहीं, खैर सीट्स तो एन आउटकम, तो जो वोट्स में जो लोगों ने चुना है उसके बेसिस पे बात करें, पहली बात। तो जैसे बहुत लोगों का मानना है कि जो बीजेपी का राइज है वो शायद उसकी वजह से बहुत ज्यादा है। रथ यात्रा हुई 90 की रथ यात्रा हुई, या फिर बाबरी मस्जिद का जो 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ। अब देखिए आप डेटा को देखने की कोशिश करें तो जो बीजेपी का राइज था वो एक्चुअली 1989 में ही काफी उछल चुका था। वीपी सिंह के जमाने से। हाँ, जो आप ये देखें कि उसको वीपी सिंह के जमाने में एक मंडल कमीशन की जो वो हुई रिकमेंडेशन आई, और रथ यात्रा भी 27% ओबीसी के लिए आरक्षण। जी 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 जी। तो उस समय पे आप देखें कि जो वोट शेयर है वो काफी बढ़ रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन सिग्निफिकेंट इंक्रीज आप देख पा रहे थे स्टैटिस्टिकली। अब उसका अर्थ क्या है वो इस बात का, उस समय पे ऐसा क्या हो रहा था अलग जो कि बता सकता है हमें कि शायद बीजेपी की राइज की वजह कुछ और भी हो सकती है। तो एक एंगल उसमें जो हम समझ पाए, और कुछ ऐसे ऑथर्स हैं, नॉट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल साइंस अगेन, जिन्होंने ये कहा कि उस समय पे जो टीवी था 1985-86 में, उस समय नया नया टीवी आया था हिंदुस्तान के लिए। तो एक मास अपील हुई एक टीवी शो जिसका नाम है रामायणा। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने रामायण सागर से डील करी और बोला कि अभी सब वो बनाओ। तो ये जो रामायण था एक सब्सिक्वेंटली या साइमल्टेनियसली एक चीज चल रही थी, साथ में चल रहा है। अब उस समय पे क्या हुआ कि जो शाह बानो केस था, और कई सारी ऐसी चीज हुई जहां पर जो राजीव गांधी का स्टैंड था वो हिंदूज मासेस के को लगा कि ये शायद उसके खिलाफ है या फिर उस लाइन में नहीं जा रहा है। शरिया लॉ के लिए तुमने अलग से वो क्यों केस बनाया, मतलब इसके बारे में तो मैं ज्यादा आप शायद बता। शाह बानो जजमेंट, एक मुस्लिम महिला की जो उसको कंपेंसेशन होता है तलाक का, उस पर बात थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे राजीव गांधी सरकार ने संसद में पटल पर उसे बदल दिया था। इसमें आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया और बाद की पूरी प्रक्रिया रही थी जी 1985 में। तो एक तरीके से कई सारे ऐसे इवेंट, एक मोमेंट चल रहा था जहां पर जिसे बोले एक रामायण की वजह से लोग आइडियलाइज कर रहे थे अपने कि एक तरीके से कि क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को किस तरीके से होना चाहिए, या फिर एक तरीके से बोले कि धर्म एक जो हिंदू धर्म का वो है वो उस समय पे जोर पकड़ रहा था, क्योंकि रामायण भी टेलीकास्ट हो रही थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रामायण की वजह से बीजेपी बढ़ रही है, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसकी वजह से कुछ पूरा पर्यावरण मिला। हाँ, एक फैक्टर ऐसा हो सकता है जो ज्यादातर पॉलिटिकल डिबेट्स में कंसिडर नहीं हुआ है, ये हमारा एक कहना है। एक जी, इस पर जब आपने बात करी, आप बीजेपी के उत्थान की बात कर रहे थे, रामायण की बात कर रहे थे, मेरा मन बैसाख के नागपुर के उस दिन में अटक रहा है जहां 4 नाम हैं, एक सेलेक्ट करना है। तो आप बताएं कि आरएसएस ने आरएसएस नाम कैसे चुना? क्या वो पूरी प्रक्रिया थी, हेडगेवार की यहाँ मीटिंग हो रही है, नागपुर की सभा है, उस बैसाख के दिन के बारे में जी। तो किस्सा जितना मैं जानता हूँ उसमें 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, लेकिन उसको नाम अपना मिला 1926 में, अप्रैल 1926 में। जी। तो जो और नाम थे, मैं आपको बताता हूँ जो और नाम थे क्या थे। एक हिंदू स्वयंसेवक संघ, एक था भारत उद्धारक मंडल, और जो लास्ट वन था जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, वो था जरीपटका मंडल। अब जरीपटका मंडल का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली एक ये मराठी टर्म है। एक महाराष्ट्र में एक झंडा होता है जो मंदिरों के ऊपर नॉर्मली आप देखते हो, उस झंडे को जरीपटका बोलते हैं। तो एक रीजन हो सकता है कि शायद वो जरीपटका वहां से आया हो। दूसरा ये है कि नागपुर के पास में पड़ोस में एक दूसरा शहर है जो कि जरीपटका कहलाता है। तो उन दोनों में से कोई सा भी नाम हो सकता है कारण इसके पीछे, लेकिन संघ ने उसको आरएसएस को ही चुना,
क्योंकि शायद ये जो क्वेश्चन है शायद वो लोग समझते हो ज्यादा कि क्यों नेशन वाइड अगर आपको पकड़ बना ली तो एक मराठी नाम है शायद वो नहीं चले। अच्छा, तो नई दिल्ली और बाकी जो देश तक आपको अगर पहुंच बनानी है तो एक ऐसा स्वीकार्य आपको नाम चाहिए जो सबको समझ में लगे, सब उससे अटैच कर पाए, क्या ये कारण हो सकता है? जी जी जी। एक बार जब आपकी किताब के भीतर हम दाखिल होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल की आपने बात करी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मतलब मैं सरप्राइज था इस फैक्ट को पढ़ करके कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर 4 बरस तक वो व्यक्ति थे जो भारत के नागरिक थे और गोरखपुर के वासी थे। तो इस जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस जरा फैक्टर को बताओ, उसमें पटेल का क्या रोल रहा, इस पर थोड़ा बात करें। जी जी। तो ये जो ये कहानी है उत्तर प्रदेश में जस्टिस मोहम्मद इस्माइल, आई थिंक जो लॉ स्कॉलर्स हैं उनको तो ये नाम बहुत आसानी से पता होगा। ये थे जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इनको सरदार पटेल जी ने रिक्रूट किया था ताकि वो जुडिशियल सिस्टम बना सके ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी का, जिसमें कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल था। तो अब क्या हुआ कि जब वो रायगढ़ में काम कर रहे थे, उनको एक लेटर रिसीव हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन से, पाकिस्तान से सॉरी, कि जो चाहते थे कि वो हाई कमिश्नर बन जाए इंडिया में पाकिस्तान के लिए। अब जो ये इस्माइल साहब थे वो जब पार्टीशन हो रहा था उस दौरान पाकिस्तान में नहीं गए, उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। बट उसके बावजूद पाकिस्तान जानता था या फिर उनकी इतनी कद्र थी पाकिस्तान सर्कल्स में कि उन्होंने चाहा कि जो हाई कमिश्नर बने पाकिस्तान का वो ये ही बने, और वो बने जबकि वो इंडियन सिटीजन थे। अच्छा, भारतीय नागरिक होते हुए भी वो उन्होंने जो ये पद स्वीकार किया और उनके लिए काम किया 4 साल। और सरदार पटेल ने इसमें कुछ भूमिका अदा की? जी जी। तो सरदार पटेल जी ने ऑब्वियसली इसको प्रमोट किया, प्रोत्साहन था उनका। हाँ, प्रोत्साहन था इसके अंदर। जी जी। अब आपकी जो आपने इलेक्टोरल डाटा के थ्रू 4 जो राज्य समझाए हैं, मेरी दिलचस्पी है कि बंगाल और केरल में आपने क्या समानताएं, मैं क्योंकि आपकी जो किताब में चैप्टर है वो उन दोनों राज्यों को समान करके लिखा गया है, तो क्या कम्युनिस्ट सरकारों का, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग रहता है कि भारतीय लोकतंत्र में इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार है, एक के बाद एक हम चुनते रहे। ज्योति बसु का तो पूरा राज रहा, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य का रहे, केरल में तो आज भी कम्युनिस्ट सरकार है। तो इस सब के बीच बताएं कि क्या आप इसमें समानता पाते हैं दोनों राज्यों में, और आपकी रिसर्च में क्या निकला? देखिए, ये एक हमारा एक युगांक और मैंने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था जो ईपीडब्ल्यू में स्पेशल आर्टिकल के जैसे पब्लिश हुआ था। तो इसका जो आइडिया है बहुत सिंपल है कि नॉर्मली जो नैरेटिव है हिंदुस्तान में, नैरेटिव ये है कि जो वेस्ट बंगाल है और केरला है वो एक तरीके से कम्युनिस्ट डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स की एक प्रेफरेंस है कि वो कम्युनिस्ट पार्टीज को चाहते हैं। जब आप डेटा को देखते हैं तो पिक्चर इतनी समान नहीं है, इतनी इजी नहीं है। इवन इफ ज्योति बसु ने इतना लंबा रूल किया, बट आप वोट शेयर्स को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में हर कोई उन्हीं को चाह रहा था। आप इसमें जो हमने एक इंडेक्स यूज किया है, सीट्स वर्सेस वोट्स, बहुत अच्छा खासा डिस्प्रोपोर्शनैलिटी था, या इसे बोलें कि फर्क था सीट शेयर और वोट शेयर में ज्योति बसु गवर्नमेंट में। और वो काफी लंबे, तो जब उनका हेडे था, जब वो बिल्कुल एकदम चरम पे थे अपने, उस समय पे भी ऐसा नहीं है कि सब वोटर्स इसी को चाहते थे। तो जो वोटर्स का डिस्पर्जन था वो काफी अलग था सीट्स के मुकाबले। और जहां पर वो जीत रहे हैं, देखिए एक दूसरा मेजर हो सकता है कि किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी की अगर ताकत को जानना चाहें तो मार्जिन को हम समझना चाह सकते हैं। तो मार्जिन क्या होता है कि पार्टी ए कितने मार्जिन से जीती, पार्टी बी कितने मार्जिन से जीती। अब पूरे स्टेट की अगर आप मार्जिन निकालेंगे तो ये सेंस नहीं बनाएगा। क्या सेंस बनाएगा कि आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखें जिसमें वो पार्टी जीती है, और जहां पर लूजर जीता है, जैसे सेकंड रनर अप जो पार्टी रही है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जीते हैं उसमें आप देखिए कि कितना फर्क से जीते हैं। तो तब आपको एक एंगल समझ में आएगा कि इवन दो, यद्यपि जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो जीत रही हैं, लेकिन उनका मार्जिन दूसरी पार्टीज के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। केरल में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। केरल के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई रहा है।
तो आप देखेंगे कि जैसे जो चेंज ऑफ पावर है इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज में, वो काफी रेगुलर रही है एंड ऑल्सो अदला बदली होती रही है, अदला बदली होती रही है। और जब वो जीते भी हैं, मतलब अगर कोई एक पार्टी जीती भी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पावर उसके पास में है। तो सीट मतलब जो सीट्स हैं काफी बड़े अंतर से नहीं फर्क आ रहा केरल के अंदर। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि शायद जो केरल के अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हैं वो केरल को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं एज कम्पेयर टू बंगाल। अच्छा, तो जो अगर आप दोनों स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो एक सिंपल सा सवाल जो हमारे मन में था कि क्या दोनों स्टेट्स कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं? आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो ज्योति बसु गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वोटर्स सब वोटर्स यही चाहते थे कि वो गवर्नमेंट बन जाए। और इसी तरीके से केरल के अंदर, बट केरल में आप देखेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ विक्ट्री जिसे हम बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ विक्ट्री बहुत ज्यादा है, यानी पॉलिटिकली कॉन्शियस बहुत ज्यादा है जो वोटर्स हैं। केरल में जीत का अंतर अधिक रहता है और बंगाल में ये थोड़ा कमतर आप इसको पाते हैं, या उसमें ऐसे बोलें कि केरल के अंदर जो क्वालिटी है जीत की, इसका अर्थ ये हुआ कि जो जिस पार्टी के पास सीट्स अगर 40% है तो उसके वोट्स भी उसी के करीब हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसा नहीं है। जी, एक आपकी किताब में 2-3 हम टिप्पणी पढ़ रहे थे, तो आपने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव एक हास्यास्पद प्रक्रिया है। तो क्या आप इसके इस्तेमाल की वजह से टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंशियल नमूदरीपाद सरकार जो पहली बार बर्खास्त हुई उसके बाद से लगातार आज तक होता रहा, या आप इसकी एक अवधारणा के रूप में ही आप इसे फ्लॉड पाते हैं? देखिए मतलब एक कमतर चीज है। नहीं, देखिए जो एक राष्ट्रपति चुनाव जो ऐसे इंडिया में होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो चुनाव का अर्थ ये हुआ कि हमें राष्ट्रपति जब चुनना है तो हम उसके अंदर एक अलग मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि मेथड इस पार्लियामेंट्री मेथड से बहुत अलग है। पार्लियामेंट्री मेथड हमारा इलेक्शंस का होता है जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम यूज करते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इंडिया के अंदर, वो बेस्ड है एक इलेक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट रन ऑफ मेथड ऑफ वोटिंग। तो इंस्टेंट रन ऑफ मेथड ऑफ वोटिंग में अगर हम उसको बहुत ही मोटे तरीके से समझें, इसका अर्थ ये होता है कि हम वो लीडर नहीं चुन रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्यारा है, हम वो लीडर चुन रहे हैं जो सबसे कम नफरत वाला है, जिससे लोग सबसे कम नफरत कर रहे हैं। इसका अर्थ कम पसंद कर रहे हैं, कम पसंद। इसका अर्थ समझिए जैसे कि जो फर्स्ट पार्टी है उसके वोट्स आगे 40% लेट से, लेकिन जो पार्टी हार रही थी हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट में, वो सेकंड प्रेफरेंस है। इसमें सबसे पहले काम क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनको एक तरीके से रैंकिंग करनी पड़ती है कि 1 पे कौन, 2 पे कौन, फर्स्ट सेकंड वरीयता क्रम के हिसाब से। जी। उसके बाद में क्या किया जाता है, उनको इंस्टेंट रन ऑफ का मतलब होता है कि एक एक करके आप कैंडिडेट्स को रिमूव करते हैं। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंसेस, जो फर्स्ट टॉप प्रेफरेंस है, सबसे कम हो, आपने उसको रिमूव कर दिया। तो मान लीजिए आप एक पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय जनता दल, हमने एक पार्टी ली, हमने देखा कि जो उसका टॉप प्रेफरेंस है लोगों का हाईएस्ट बहुत कम है, उसको हमने हटा दिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो उसके वोट्स हैं वो किसी और की तरफ चले जाएं। अगर उसके वोट्स किसी और की तरफ जाएंगे तो हो सकता है उन जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को पहला ऑप्शन दिया था, उन्होंने सेकंड ऑप्शन कांग्रेस को दिया हो और थर्ड ऑप्शन बीजेपी को दिया हो। तो अब क्या होगा, जो राष्ट्रीय जनता दल के वोटर्स हैं उनका वोट्स वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो वेस्ट ना जाके वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा दूसरी पार्टी के लिए। तो दूसरी पार्टी में अगर वो ऐड हो गया तो क्या होगा, उसका अर्थ कि ये वोट्स उसको मिल जाएंगे, तो कांग्रेस के उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें एश्योर आप क्या कर पाते हैं कि वो लीडर जीतेगा जो सबसे कम हेटेड है, क्योंकि हो सकता है टॉप लीडर वो ना हो, या टॉप पार्टी कांग्रेस ना हो फॉर एग्जांपल, पसंद किया गया हो उसकी। जी। लेकिन 356 के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपने कहा कि हास्यास्पद है, तो उसे आप क्यों मानते हैं? कि क्या आपको खामी लगती है भारतीय लोकतंत्र में जो 356 में है? क्योंकि आपने अपनी किताब में आपने इसके आलोचनात्मक बिंदु आपने उजागर किए हैं, तो इसको आप कैसे पाते हैं? जी देखिए, जो राष्ट्रपति शासन एक ऐसा प्रोविजन है, जब आप देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है,
तो आप क्या करते हैं कि या फिर किसी तरीके से ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इस समय नहीं चल पा रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो आप एक तरीके से फोर्स करते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये हुआ कि इट विल बी गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, या फिर जो कोई सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं होगी, एक तरीके से आप ये देखें। तो ये जो चुनी हुई सरकार ना होने का ऑब्वियस वो फर्क ये है कि बहुत लंबे समय तक आप प्रेसिडेंट रूल नहीं कर सकते। कई कई स्टेट्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में हमने ये देखा कि बहुत लंबे समय तक और कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा। अब इससे एक रिलेटेड जो आइडिया है वो मैं और उजागर करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि है कि पहले आप कोलिशन गवर्नमेंट जो जैसे एक हिंदुस्तान में रहा है, गठबंधन सरकार, इसमें क्या हुआ कि कई सालों से गठबंधन सरकारें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडियन वोटर्स के साथ में, जब आप समझते कि ये मौकरी हो रही है वोटर्स की, है ना, मजाक हो रहा है वोटर्स के साथ में। तो क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो फॉर एग्जांपल आपने वोट्स दिए थे किसी पार्टी को ये सोच के कि बीजेपी और सपोज जेडीयू, कि बीजेपी और जेडीयू साथ में आकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्री पोल अलायंस। तो जब आप चुनाव से पहले का गठबंधन, चुनाव से पहले अगर आप गठबंधन आप अपना डिफाइन कर दें कि ये हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, तो वोटर्स सोच पा रहे हैं कि चलो कोई हमारे सामने ये पार्टी है और अगर हम इसको चाहते तो हम इसको वोट देंगे। अब मानिए इलेक्शंस के बाद में वो दोनों अलग होके वो किसी और के साथ में पार्टी बना ले, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। और रिसेंट इलेक्शंस में बिहार के अंदर तो आप देखिए जरा, आप सोचिए कि पहले एक गठबंधन हुआ, फिर वो इलेक्शंस के बाद, अब अगर इलेक्शन से पहले आप किसी को बता रहे हैं, वोटर्स को बता रहे हैं, तो शायद ये इतना हास्यास्पद या फिर वो नहीं होगा। किंतु इलेक्शंस के बाद में जब आप हटके दूसरे से सरकार बना रहे हैं और एक ही टर्म के अंदर आपने फिर से सरकार चेंज कर ली, तो मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, वोटर्स को तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। तो आपने क्या किया है, जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का, आपने सरकार चुनी और चुनने के बाद में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार है ये हमारे प्रतिनिधि हैं और हमने चुना है इन्हें। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? अगर चेंजेस आते हैं उसके बाद में, प्री पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, तब ये तो एक तरीके से हम बोलेंगे डेमोक्रेसी का मजाक है। ओके, तो इसी पर ये आगे बात थी। 2-3 क्विक क्वेश्चंस है मेरे जी। पहला ये कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव पर, आपकी किताब से जो आगे बात बनती है, आप उस पर क्या आप उस पर बिंदु रखते हैं? क्योंकि मुझे याद है विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने पहली बार इसकी बात की थी और उस पर कई चर्चाएं लगातार चलती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को डर रहता है कि साहब उनके अस्तित्व पर खतरा आएगा या उस तरह से बात होगी, और कई जो वोटर्स हैं उनके हिसाब से भी रहता है कि वो अगर अलग अलग टाइम पर करेंगे तो अलग अलग टाइम पर वो चेक्स एंड बैलेंसेस बता पाएंगे। तो इस पर आपका क्या टेक है? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और युगांक और मैंने एक पेपर भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें हमने आर्ग्यू किया है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक तरीके का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे देश के लिए। उसके पीछे कुछ कारण है, मैं बताता हूँ। ये जो डर है कि क्या जो वोटर्स होते हैं वो हमेशा सेम पार्टी के लिए वोट करते हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, डेटा देखा कि जो इलेक्शंस करीब करीब थे, जैसे लोकसभा और जो हमारे स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शंस जब हो रहे हैं, तो क्या वोटर्स ने सेम पार्टी चुनी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे? मोर ऑफन देन नॉट ऐसा नहीं हुआ है। अधिक बार ऐसा नहीं हुआ? हाँ, अधिक बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि लोगों ने स्टेट में किसी और को चुना और लोकसभा इलेक्शन में किसी और को चुना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वोटर्स बेवकूफ हैं, वो अपना समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर, क्योंकि देखिए इलेक्शंस में कॉस्ट, बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं। किसी तरीके से आप एक एस्टिमेट से पता लगता है कि जो इलेक्शंस 2014 में 2019 में हुए थे, वो शायद दुनिया के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस। खर्चा इतना खर्चा था कि जो सबसे शायद दुनिया का हाईएस्ट हो, कुछ एस्टिमेट्स से। क्योंकि आप हमेशा खर्चे को एस्टिमेट नहीं कर सकते, कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि उसमें है ही नहीं, किसी मेजरमेंट गणना नहीं कर सकते आप हर खर्चे की। तो लोग रफ एस्टिमेट्स करते हैं, उससे बहुत ज्यादा खर्चे ले, और फिर क्या होता है, एक मशीनरी बन जाती है हमारा इलेक्शंस का। मतलब ऑब्वियसली हम सेलिब्रेट करते हैं इलेक्शंस को,
लेकिन एक ये कंटिन्यूस एक रथ की तरह चलता रहता है, एक इलेक्शन के बाद दूसरा, 4 महीने बाद किसी और स्टेट में इलेक्शन। तो आप ये देखिए कि कैसे किस तरीके से हम इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं। तो कॉस्ट कहाँ से आती है? आप ज़्यादा स्टेट्स में लगाते हो टीचर्स को ना, स्टेट्स के अंदर जो स्टेट स्कूल्स हैं उसके टीचर्स की ड्यूटी लगवाते हैं उस प्रोसेस में, ताकि इलेक्शंस फेयर से फेयर हो सके। तो ये जो कॉस्ट्स है, ये ऐसी कॉस्ट्स है जो अगर आप ऐड करके देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बना के रखेंगी। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक ही टाइम पे आप एक ही जगह जब आप वोट करने जा रहे हैं, एक मशीन रखी हो जिसमें आप लोकसभा के लिए वोट कर रहे हो और दूसरी मशीन रखी है जिसमें आप विधानसभा के लिए वोट कर रहे हो। एक ही पोलिंग बूथ पर? जी, एक ही पोलिंग बूथ पे अगर आप ऐसा कर पाए तो इससे क्या होगा, जो ये बार बार करने का, आप देखिए चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे कोई और, आपको इलेक्शन जीतना ही आपके लिए एक वो बन जाता है। ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब आजकल देखें नरेंद्र मोदी जी की बहुत अधिक लोकप्रियता है, अगर इलेक्शंस के लिए वो बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बार बार वो प्रमोशन एक्टिविटी के लिए अगर जनता के पास जा रहे हैं, तो आप इसको भी एक तरीके की कॉस्ट मानिए कि वो समय को आप किसी और चीज के लिए यूज कर सकते थे। और ऐसा मान लेना कि इसकी वजह से जो रीजनल सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय पार्टियों का डर है कि जो छोटी पार्टी है वो पीछे सरक जाएंगी इसकी वजह से, तो ऐसा जरूर नहीं है। इंडियन केस में डेफिनेटली नहीं है। एक लॉ होता है ये कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारा ये सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, इसमें छोटी पार्टियां नहीं आगे बढ़ पाएंगी, ये बड़ी पार्टियां जो है वही आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन केस में आप देखें रीजनल पार्टीज की वैल्यू ना पहले कम थी ना आज कम है। ओके, आपकी किताब में ईवीएम का एक किस्सा है जी। और कमाल की बात यह है कि जब से ये किस्सा आया, उसमें पहली बार जब ईवीएम का इस्तेमाल होता है केरल में, अगर मैं एर्नाकुलम जी, तो वहां पर भी ईवीएम पर सवाल उठे थे और आज तक भी ईवीएम पर जब चुनाव होते हैं तो सवाल उठते हैं। तो एक शोधक के रूप में क्या आप ईवीएम पर जो आरोप लगते हैं इस पर आपका क्या स्टैंड है? और दूसरा ये कि जो बार बार बात होती है कि नोटा बटन जो आया है, जिसमें कई बार हमने कई विधानसभा चुनावों में देखा कि नोटा को अधिक वोट मिले बजाय जो कैंडिडेट, उसमें कई कैंडिडेटों से ज्यादा उनको जो खड़े हुए थे। तो इस पर, इन दोनों पर आप बताएं। जी देखिए, जो एरकम, ये जो केरल के अंदर सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हुआ था किस्सा ये था कि चिदम्बरम 80 के दशक में, हाँ जी, ये इस दशक में जब ये इलेक्शन हुआ तो जो विनर निकला उसने तो ऑब्वियसली उसको स्वीकार किया, जो लूजर था उसने कहा कि नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो आई थिंक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसमें रिकाउंट करवाया गया इलेक्शंस का, और जब वो रिकाउंट किया गया तो दूसरा जो इंसान था वो जीत गया उसके अंदर। अच्छा, तो अब यहाँ से ये शुरुआत हुई ईवीएम की, मानिए जो पहले इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद में बहुत समय के बाद में इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में इसको लागू किया। अब इसमें आप शोधक की तरीके से आप बहुत कम ऐसी चीजें, क्योंकि बूथ लेवल पे एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग है। अगर आप सोच पाएंगे कि कोई कहीं बैठा है कि वो सारी की सारी मशीन्स कलेक्ट कर रहा है, जैसे एक आरोप था कि कहीं किसी को भी वोट तो जाना बीजेपी के पास में ही है, ऐसा कुछ समय पहले एक आरोप था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से हारी हुई है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी ही जीत रही है, और इसलिए वो है आम आदमी पार्टी का। आप इलेक्शन देखिए, 67 सीट्स आउट ऑफ 70, तो 70 में से 67 आप सीटें जीत रहे हैं। और वोट शेयर भी आप देखें तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ऐसे इलेक्शन थे जब इतना क्लियर, जब आपको वो मैंडेट मिला हो। हाँ, तो अब जो ऐसा, ये भी सभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से ही हुए हैं। तो ऐसा कहना बड़ा सरल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप सच मतलब एटलीस्ट मैं अपने डेटा से नहीं निकाल सकता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ईवीएम की वजह से क्या चीज अब संभव हो पाई है। वो ये हुआ कि जो पहले आप बैलेट पेपर हुआ करते थे तो वहां पर बूथ लेवल डेटा का कोई मायने नहीं थे। तो वो क्या करते थे, सबका फाइल बनाते थे इकट्ठा, और आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इकट्ठा करके आप काउंटिंग कर रहे हो। अब ईवीएम की वजह से आप बूथ लेवल डेटा देख पाते हो। इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर लोग चाहें
अगर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बहुत सारे लोग कंसल्टेंट्स आजकल वहां पर होते हैं, तो बूथ लेवल पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि इस बूथ में इतने वोट्स पड़े आपकी पार्टी के लिए। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज इस डेटा का मिसयूज किस तरीके से कर सकती हैं? वो ये कर सकती हैं कि आप रिवॉर्ड करें उन कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन बूथ्स को, क्योंकि आप के हाथ में जो संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ही चूज करेंगे। तो क्या पता ऐसा हो कि आप रिवॉर्ड कर रहे हो अपने वोटर्स को, या फिर आप ये देखें जहां पर एक स्विंग वोटर होता है कि जो कहीं पे भी जा सकता है, तो जहां पर मार्जिन्स कम थे, क्या पता आप वहां पे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो वो वोटर्स जो कहीं पे भी जा सकते हैं वो आपके लिए आ जाएं। तो बूथ लेवल डेटा आने की वजह से एक ये इंक्रीमेंट हुआ है इंडियन सिस्टम में। ठीक जी। और नोटा पर आप जी, नोटा के ऊपर देखिए, नोटा एक अधिकार है हमारा डिसेंट दिखाने का। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। डिसेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं? असहमति। असहमति। तो अपनी असहमति दिखाने के लिए एक वेपन है हमारे पास में, मान लीजिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसकी वजह से आप क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आप पार्लियामेंट में देखें कि नोटा जीत गया, इधर नोटा जीत गया, तो क्या वहां पे कोई लोग बैठे ही नहीं, क्योंकि वो तो नन ऑफ द अबव होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या जो रूल क्या कहता है, अगर कोई ऐसा किस्सा आता है कि जहां पर नोटा कैंडिडेट जीत गया, मान लीजिए सबसे हाईएस्ट वोट्स उसके पास थे प्लूरलिटी सिस्टम में, तो वहां पर री इलेक्शन करवाए जाएंगे। अच्छा। और फिर फ्रेश लोगों के साथ में वो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उसको नकार दिया। तो नोटा का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप वो ब्लैंक रहे। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था आज ही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरीके का ये किस्सा डिस्कस हुआ है, ये केस डिस्कस हुआ है कि क्या हम उसको ऐसे ही रहने दें, क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना रहे। तो ये बहुत गलत होगा डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर आप उसको खाली जगह को खाली छोड़ देते हैं तो बहुत लंबे समय तक, जो कि हमारे 5 साल करीब होता है, 5 साल तक आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, या एक उस पार्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो नोटा के अंदर कई जगह ऐसे किस्से हुए जहां पे जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो नोटा के शेयर से कम था। इसका अर्थ ये हुआ कि नोटा अगर वोट्स उसको मिल जाते, इसको पॉलिटिकल भाषा में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसका अर्थ ये होता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो जीत ना रहा हो, क्या वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है? तो मान लीजिए आप नोटा को हटा दो, तो क्या नोटा का कोई इन्फ्लुएंस है? हाँ, इन्फ्लुएंस है। अगर नोटा के वोट्स किसी और पार्टी को बढ़ रहे हैं तो जो इलेक्शन रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। तो नोटा का नो डाउट कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटा की वजह से आप बहुत ज़्यादा ये एक जो इम्पैक्ट है उसका, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले भी पार्टीज कुछ कुछ करते रही। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे हेमा मालिनी जी, उनके नाम से आपने एक मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस थी हिंदुस्तान में, आप शायद जानते हो, कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते थे, किसी जगह पे वैसे ही कैंडिडेट खड़े करवा दिए इंडिपेंडेंट्स। तो कोई हेमा मालिनी के नाम से खड़ा हो गया, अब लोगों को पता नहीं हेमा मालिनी कौन है, तो वोट उधर चला गया, कुछ वोट कट गए। तो डमी कैटेगरी जिसे कहा जाए। जी, डमी कैटेगरी। तो नोटा एक तरीके का वोट कटिंग का भी मैकेनिज्म है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सिद्धांत है, फिलोसॉफिकल सिद्धांत है कि आप लोगों को एक पावर दे रहे हैं कि वो अपना असहमति जता पाए। एक आखिरी सवाल इस पूरी बातचीत में, क्योंकि आपकी किताब का जो आखिरी चैप्टर है 7वां, वो इसकी तस्दीक भी करता है, 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो जरा बहुत संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो हमने इतनी आलोचनात्मक बिंदु रखे, हमने जो मंथन किया, मीमांसा की, इसके बाद अब इसके सुधार की, जो भारतीय चुनावी प्रक्रिया में जो डिज़ाइन है हमारा इलेक्टोरल, उसमें जो भी खामियां हैं, उसके सुधार की तरफ आज़ादी के 75 बरस बाद हम कैसे आगे जा सकते हैं? जी। तो देखिए, बहुत सारी कमीशंस बनी है इलेक्शन सुधार के लिए, इलेक्टोरल रूल्स के सुधार के लिए। उन लोगों ने कई चीज़ें डिस्कस करी, जैसे कि एक सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आबादी के हिसाब से। आबादी के हिसाब से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता है कि जितने आपके जनता है, उसी जनता जितना चाहती है किसी पार्टी को, उसी के हिसाब से उसमें वोट मिले। तो एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं जर्मन सिस्टम ऑफ वोटिंग, जर्मन सिस्टम रफली कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, आप किसी कैंडिडेट को चुनते हो,
और दूसरा पार्ट आप किसी पार्टी को वोट करते हो। अब मान लीजिए आपने 2 वोट किए, तो वोट के हिसाब से, जो कैंडिडेट्स के हिसाब से, मान लीजिए बीजेपी के पास में है 70 और कांग्रेस के पास में 30, लेकिन जब आपने पार्टी के लिए वोट किया तो वो निकल के आया 60-40। तो अब ये सिस्टम में क्या अर्थ होगा इसका, कि आप एडजस्ट करेंगे, तो वो लोग जो कि रिप्रेजेंट होके आए हैं उनको पार्टी माइनस करेगी। तो रिप्रेजेंट करने के लिए उनको उनका सरप्लस हुआ, एक पार्टी का सरप्लस हुआ, एक का डेफिसिट हुआ, एक को अधिक मिले, एक को कम मिले। हाँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उनको नंबर कम करना पड़ेगा और दूसरे को नंबर ज्यादा करना पड़ेगा, वो नॉमिनेट हो सकते हैं। क्या भारत जैसे विविध और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या इसके लिए मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, इसकी संभावना आपको लगती है? देखिए, संभावना क्यों इसकी इसलिए है क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा अधिक कॉस्ट उस समय नहीं होगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस रिफॉर्म में आती है वो और सब लोग जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो है कि उसके लिए हमें नंबर ऑफ सीट्स चेंज करनी पड़ेंगी, जो कहना बड़ा आसान है लेकिन करना शायद बहुत मुश्किल होगा। कि या तो हमें लोकसभा सीट्स को डबल करना पड़ेगा, कि जिसमें 543 तो वो लोग आ रहे हैं और 543 वो लोग आ रहे हैं जो कि पार्टी वाइज आप वोट करवा रहे हैं। तो करना उस बूथ लेवल पे करना मुश्किल काम नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि मशीन के साथ में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला, हाँ, अब ये देखिए, अब आप जाइए 75 साल पहले जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस बारे में बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये प्रोपोर्शनल सिस्टम हम क्यों नहीं चाहेंगे लेके आना। उस वक्त की बहस थी। हाँ, उस वक्त की बहस में। तो उनका कहना था कि भारत की जो आबादी है वो आबादी बहुत लिटरेट नहीं थी उस समय पे, और अगर नंबर्स में आप उलझाओगे लोगों को तो शायद वो अपना जो विचार है या अपनी प्रेफरेंस है उसको ठीक तरीके से जता नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ वोट बैलेट पेपर पे। ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें तो अब आई हैं, पहले तो आपको बैलेट पेपर पे करना था जो, तो उस नंबर में ना उलझा पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये सिस्टम ना करके हम एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लेंगे। तो ये फर्क था। बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि प्रोपोर्शनल सिस्टम हो जिसके अंदर कम्युनिटीज़ भी रिप्रेजेंट हो सके। तो देखिए, जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि क्या माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंट हो पाएंगी, क्योंकि आबादी के हिसाब से, क्योंकि आबादी की संख्या कम है जी, संख्या कम है, तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग रन में दब तो नहीं जाएगा। तो ये टी.के. शाह इंक्लूडिंग इन सब का कहना था कि इसलिए हमें वो उस तरीके का सिस्टम चाहिए जी, प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन जी। किताब पर बात के बाद अब इसके बाद जो ये हु मूव्ड माय बोट आपने लिखा है, और आपकी इस किताब का उद्देश्य भी यही था कि एक ऐसे एस्पेक्ट पर जिस पर कम चर्चा रहती है या वो बिल्कुल हाशिए पर रहता है उस पर थोड़ी अधिक चर्चा हो। तो इस किताब के बाद अब नई प्रोजेक्ट की क्या संभावना है, अब आगे आपने क्या सोचा है रोज जी? तो देखिए, जैसे कि इसके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स के बारे में ही हम कोशिश करेंगे कि इसका जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है रिफॉर्म्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम से किस तरीके से हम ग्राउंड रियलिटी पे रिफॉर्म्स को ला सकें। क्योंकि हम जो हमारा ज़्यादातर प्रोपोर्शन रहा है किताब का वो इस बात पे रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इस सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिली हैं ओवरऑल। लेकिन जो रिफॉर्म्स है उसको प्रैक्टिकली लेके आना, उसके लिए अभी बहुत रिसर्च चाहिए। और ऐसे भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था किताब का वो ये नहीं था कि हम सारी चीज़ का सोल्यूशन कर रहे हैं। महाकाव्य भी लिख देंगे आप अगर, तब भी संभव नहीं होगा कि इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझ पाओ। तो एक एस्पेक्ट था जो था कि वोटिंग, जो लोगों की प्रेफरेंस है, सबसे बड़ा तरीका उसको समझना है वोटिंग। आप मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट लोग जाते हैं, ओपिनियन पोल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन क्या वो सच है? कभी कभी ऐसा होता है, आप खुद अगर आपकी मेमोरी में आएगा तो कई बार ऐसा हुआ है कि सारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं इधर होगा, लेकिन एंड में पता लगा हम तो उधर जा रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ। ऑब्वियसली एवरेज पे देखें तो शायद ओपिनियन पोल्स काफी हद तक वो कर पाते हैं, प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन जो वोटिंग डेटा है, वोटिंग डेटा इतना रिच है हमारे पास में, तो इसलिए जो काम हम जितना भी काम कर सके उसके ऊपर हम करना चाहेंगे आगे। और उसके अलावा फिर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व कर पाए यूजिंग
पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा, राजनीतिक जो प्रतियोगिता है जी। उसके आधार पर आप आर्थिक समस्याओं पर काम जी। करना चाह रहे हैं। जी 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 जी। तो इस पर बातचीत हमारी रही। शुक्रिया अखिल आपके समय के लिए। किताब वाला का ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराएं। आगे हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस पर बातचीत करनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप देख रहे थे द ललन टॉप। शुक्रिया।